बचपन से पढ़ने का शौक था। डॉक्टर बनना चाहती थी। 15 साल में शादी हो गई। 19 साल में बच्चा हो गया। सासू जी बीमार। बम्बई की बसों में घूंघट निकाल कर उनको हॉस्पिटल ले जाना, बुक पढ़ना, जॉब करना, क्या क्या सपने थे, क्या सपने पूरे कर पाई या ना कर पाई। तो आइए मैं सुनाती हूँ मेरी कहानी। हेलो दोस्तों, कुछ कहानियाँ हमें इंस्पायर करती हैं, कुछ कहानियाँ हमें मोटिवेट करती हैं, तो कुछ कहानियाँ हमारे जीवन जीने के तरीके को ही बदल देती है। हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपके जीवन में ज़रूर कोई नए बदलाव लाएंगी। और आज पहली कहानी में हमारे साथ हैं डॉक्टर जैमिनी पंड्या। मेरा जन्म उदयपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। 9 भाई बहनों का हम बड़ा परिवार, हमारे माता पिता थे। 9 भाई बहन थे, उसमें मैं नीचे से सेकंड नंबर पे थी, यानी 8वें नंबर पे थी। लेकिन मेरा ज़्यादातर समय मेरे 2 भाइयों के साथ बीता, जो मुझसे 1-2.5 साल बड़े थे और एक मुझसे 2.5 साल छोटा। कारण ये था कि बाकी के जो मेरे भाई बहन थे वो ऑलरेडी इतने बड़े थे, हमारे में इतना गैप था कि उनकी शादियां हो चुकी थी तीनों बहनों की, और दोनों भाई अपने अपने परिवारों के साथ सेटल थे। तो सच पूछा जाए तो मेरा बचपन मेरे 2 भाइयों के साथ गुजरा, और उन्हीं के साथ मेरी बहुत सी स्मृतियां हैं मैं जो आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। कहने को तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा बचपन संघर्षों में बीता, लेकिन मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं। कारण ये था कि मेरे पिताजी एक साधारण सी जॉब करते थे, कोर्ट में वो क्लर्क थे, पेशकार थे। लेकिन हम 9 भाई बहनों के परिवार को जिस व्यवहारिकता के साथ, जिस समझदारी के साथ उन्होंने पाला, काबिले तारीफ है। मैं उनको नमन करती हूँ। मुझे याद नहीं है कि हमने कभी कोई चीज़ मांगी हो और उन्होंने कहा होगा कि नहीं दी, नहीं मिली हमको। जब भी हम कुछ मांगते तो कहते कि हाँ बेटा ज़रूर लाएंगे, और वो चीज़ हमें मिल जाती थी। ये बात अलग है कि वो चीज़ तुरंत नहीं मिलती थी, उसमें थोड़ा कभी कम और कभी ज़्यादा समय लगता था, लेकिन वो मिल ज़रूर जाती थी। तो आज जब समझदारी आने के बाद मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा बचपन हमारे लिए शायद संघर्षमय नहीं था, लेकिन हमारा बचपन हमारे पेरेंट्स के लिए ज़रूर संघर्षमय रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। आज वो पेरेंट्स दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं उनको नमन करती हूँ। बचपन से मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, और ईश्वर की कृपा से मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, हमेशा अव्वल नंबर आती थी। एक बार जब मैं 5th या 6th में थी, तो जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं रोती हुई घर पे आई। सबने सोचा कि शायद मैं फ़ेल हो गई हूँ। जब मेरी मार्कशीट देखी गई तो पता चला कि मेरा क्लास में दूसरा नंबर आया है। प्रथम तो मैं आई थी, फर्स्ट क्लास तो पास हुई थी, लेकिन मेरा क्लास में नंबर दूसरा आया था, इसलिए मैं रो रही थी। तब मेरे कज़िन ब्रदर हैं गोपाल जी दीक्षित, वो हमें बहुत प्यार करते थे, हमारी पढ़ाई के विषय में बहुत ध्यान देते थे। वो हमको लेके स्कूल में गए और कहा चलो ऐसे कैसे हो सकता है। और वो जब मेरे स्कूल में आए, मेरे टीचर से जब उन्होंने बात की, तब सही में पता चला कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी काउंटिंग में, और मेरा ही पहला नंबर था। तब मुझे तसल्ली हुई और मैं मुस्कुराने लगी, और मुझे इनाम भी मिला और खाने में मिठाइयाँ भी मिली। उस समय में बचपन में ऐसा लगता था कि जो आज लड़कियों को आज़ादी है, वैसी आज़ादी उस समय में नहीं थी। मुझे 6th या 7th क्लास में टूर्नामेंट में उदयपुर से बाहर जाना था। मुझे पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटी का भी बहुत शौक़ था। नाचना, गाना, डिबेट करना, कविता पढ़ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं स्कूल की हर एक्टिविटी में मैं पार्टिसिपेट किया करती थी। तो इस बार जब 5-6 एक्टिविटीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया, पर टूर्नामेंट उदयपुर से बाहर था। उदयपुर से पास 2-2.5-3 घंटे का रास्ता था, वहाँ जाना था, और 3 रात वहाँ पर रुकनी थी। मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, वो मुझे भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, उदयपुर से बाहर तो मैं नहीं भेजूँगी। मेरे पिताजी जो थोड़े लीनिएंट थे, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि उन दिनों में वो उदयपुर से बाहर जॉब करते थे, राजसमंद में वो जॉब करते थे, तो सप्ताह में 1 दिन ही वो आते थे। तो हमें हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए, मांगे पूरी करने के लिए पूरे वीक इंतज़ार करना पड़ता था कि कब पिताजी आएंगे और हम अपनी बात उनके सामने रखेंगे।
लेकिन इस समय में वो चांस भी मेरे पास नहीं था। वो बीच का समय था, मंडे या ट्यूसडे था और हमको फाइनल करना था। तो मैंने स्कूल में जाके बोल दिया रुआ से होकर कि मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि मुझे आप टूर्नामेंट में नहीं ले जा सकते हो। टीचर्स परेशान हो गए, अब क्या किया जाए। लेकिन उस समय में मेरे जो टीचर थे वो हमारे ही समाज के और एक प्रख्यात कवि, उदयपुर के जाने माने कवि विश्वेश्वर जी शर्मा थे। वो मेरी मम्मी को जानते थे। वो मेरे घर पे आए और उन्होंने मेरी मम्मी को बोला, मौसी, वो मौसी बोलते थे, मौसी आप चिंता मत करो, मैं खुद साथ में जा रहा हूँ, बिटिया को भेज दो, मैं पूरा ध्यान रखूँगा। तो मम्मी को थोड़ी तसल्ली हुई और बड़े अनमने ढंग से उन्होंने जाने की परमिशन दी। मैं भिंडर में गई और मैं बहुत सारे, ढेर सारे इनाम अपने साथ लेकर आई। तो मेरा ये बचपन का जो अनुभव रहा कि आप एक छोटी सी चीज़ के लिए कैसे दूसरे पे डिपेंड हो जाते हो और अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाते हो, तो इसका आगे जाके मैंने ये ध्यान रखा कि मैंने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाइयों के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटी में हमेशा पार्टिसिपेट करने दिया, उनको प्रोत्साहित किया और जो वो करना चाहते थे उनको मैंने करने दिया। और यही कारण है कि आज मेरी बेटी मास मीडिया उसने किया है, जयती पंड्या उसका नाम है, और आज वो टीवी और ओटीटी चैनल में प्रोग्राम हेड की तरह काम कर रही है। अच्छा राइटिंग वर्क भी करती है, कहानियाँ लिखती है, पोयम लिखती है। और एक मेरा बेटा जो अमेरिका में डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर होने के साथ साथ भी वहाँ पर वो थिएटर में प्ले करता है। बहुत सी शॉर्ट मूवी में उसने मुख्य किरदार निभाया है। तो मैं मेरी कहानी के साथ साथ मैं बाकी पेरेंट्स को ये भी कहना चाहती हूँ कि बच्चा जो भी करना चाहे उनको बराबर उसमें उसको छूट देनी चाहिए, उसको प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय में अंग्रेजी 6th क्लास में शुरू होती थी, 6ठी क्लास से। आप मानोगे ही नहीं, लेकिन ए फॉर एप्पल भी हमने 6ठी क्लास में, 6th क्लास में आके सीखा। तो जब मैं 6th क्लास में गई तो मुझे लगा कि अब तो इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, तो मैं थोड़ा डरी हुई थी। तो मैंने मेरे से बड़े भाई जो मेरे से 2-2.5 साल बड़े थे उनको जाके बोला कि आप मुझे मेरा नाम अंग्रेजी में लिखना सिखाओगे प्लीज़। बड़े भाई भी थोड़े खुश हो गए कि मुझे इज्जत मिल रही है, मेरे से कुछ पूछा जा रहा है। तो गए हाँ हाँ, और डिक्शनरी लेके आए और डिक्शनरी में हम दोनों मिलके देख रहे हैं। मेरा नाम जैसे जैमिनी है तो पहले देखा जे, उसके साथ लिखा था JEA, तो पहला अक्षर हो गया जे। फिर मी देखा तो MI मी बनाया और इसी तरह से NI नहीं बनाया और मेरा नाम जैमिनी इंग्लिश में पहली बार मैंने उस दिन सीखा। मेरे बड़े भाई ने मुझे सिखाया और जो आज तक चल रहा है। हालांकि बाद में जाके पता चला कि जैमिनी की स्पेलिंग GEMINI होता है क्योंकि वो एक राशि है, लेकिन मेरा नाम उस समय जो हो गया वो हो गया है। एक बात जो मुझे बचपन की आज तक कष्ट देती है, मुझे सालती है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि उस समय में 9th क्लास में आकर आपको अपने फैकल्टी चूज़ करनी पड़ती थी कि आप साइंस लोगे या आप आर्ट्स लोगे या कॉमर्स में जाओगे। तो मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि जब कभी मैं हॉस्पिटल जाती और लेडी डॉक्टर्स को देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन जब मैंने साइंस लेने की बात की तो मुझे ये कहकर रोक दिया गया कि लड़कियों के लिए साइंस ठीक नहीं है, तुम आर्ट्स ही लो। और मुझे आर्ट्स लेनी पड़ी और इस तरह मेरे डॉक्टर बनने का सपना शुरू होने से पहले ही कुचल दिया गया। खैर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। श्री अमिताभ बच्चन जी ने भी कहा है कि अगर अपने मन का होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अपने मन का नहीं होता तो समझो कि उसका यानी ईश्वर के मन का हो रहा है। तो मुझे लगा कि साथ जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ है। अगर मैं डॉक्टर होती तो शायद मैं अपने बच्चों की उतनी अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाती, और आज ये दोनों बच्चे जो काबिल है शायद वो नहीं हो पाता। मेरा बच्चा, मैं नहीं बन पाई तो मेरा बेटा डॉक्टर है, अमेरिका में काम कर रहा है। मुझे इसी बात से संतोष मिल गया कि कहीं न कहीं मेरा सपना जाकर पूरा ज़रूर हुआ है। तो ये तो हुई मेरी बचपन की कुछ स्मृतियाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं 15 साल की थी और मेरी शादी फिक्स कर दी गई।
लड़का मुंबई में रहता था और परिवार वाले भी पहचान वाले ही थे, तो माँ बाप सोचते थे कि ज़्यादा देर करना ठीक नहीं है। और 16 साल में जब मैं 11th में पढ़ती थी मेरी शादी हो गई। साब मार्च में शादी हो गई और अप्रैल में मेरा एग्ज़ाम था 11th का। और उस समय शादी का मुझे अर्थ भी पता नहीं था। मुझे लगता था शादी है, अच्छी बात है, नए नए कपड़े मिलेंगे, खाने पीने को पीनो मिलेगा, मिठाइयाँ मिलेगी और बहुत सारी रंगीनियाँ होगी, मज़ा आएगा। और सबसे बड़ा लालच था बम्बई जाने मिलेगा। बम्बई के नाम पे मैं बड़ी खुश हो रही थी कि अब तो बम्बई जाने मिलेगा। और 11th का एग्ज़ाम देने के बाद, ख़त्म करने के बाद, मैं बड़े ही सपनों को लेकर उदयपुर के छोटे से शहर से बम्बई आ गई। बम्बई में जब मैं आई तो हकीकत से मेरा सामना हुआ। छोटा सा घर, सास ससुर देवर ननंद, घर गृहस्थी काम काज, और ऐसे में पति की अत्यधिक व्यस्तता। उस समय वो फिल्म एडिटिंग कर रहे थे, न जाने का ठिकाना न आने का ठिकाना। सुबह 8-9 बजे निकलते थे तो रात को 11-12 बजे, कभी कभी तो 2-2 3-3 बजे तक भी नहीं आते थे, क्योंकि उस समय वो असिस्टेंट एडिटर थे तो काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी। आज तो वो एक फिल्म डायरेक्टर है मिस्टर कृष्णकांत पंड्या, और आज की बात अलग है। लेकिन उस समय की व्यस्तता और उस परिवार को देखकर मैं सपनों से जागी और मुझे लगा कि शादी का असली अर्थ क्या होता है। ये खाली बम्बई घूमना है या अच्छे कपड़े पहनना नहीं होता है, जिम्मेदारियाँ होती है। और वो घर गृहस्थी और शादी की जिम्मेदारियाँ जब मेरे ऊपर आई तो मुझे एहसास हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं, ज़माना बदला है लेकिन ऐसा भी कोई ख़ास नहीं बदला है। एक लड़की जब अल्हड़ लड़की अपने घर से शादी करके ससुराल में आती है तो ससुराल वाले ये नहीं सोचते हैं कि ये कितने साल की है या इसको क्या क्या आता है। वो तो समझते हैं कि ये बहू है और बहू की जिम्मेदारी इसको निभानी ही चाहिए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे साथ भी मेरे ससुराल वालों की अपेक्षाएं थी कि मैं उनकी वहाँ की जिम्मेदारियों को निभाऊं, और मैंने कोशिश भी की। और आज मुझे लगता है कि शायद मैं एक बहुधर्म निभाने में भी सक्सेस हुई हूँ, और इसका श्रेय भी मैं अपने बड़े परिवार को देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी 2-3 बड़ी बहनें थी जिनकी शादी हो गई थी, 2 भाई थे। तो जब कभी उनके घर में कभी कोई प्रॉब्लम होती थी, छोटी मोटी समस्या आती थी, तो मैं उनके पास जाती थी और मैं जाकर उनको हेल्प करती थी। और उनके बच्चे, बहनों के बच्चे, भाइयों के बच्चे तो सब करीब करीब मेरे साथ ही बड़े हुए थे। तो मुझे घर गृहस्थी संभालने में भी ज़्यादा समय नहीं लगा। मुझे लगा कि ये सब तो मुझे आता है, मैं कर लूँगी। और धीरे धीरे करते करते मैंने अपने ससुराल वालों का मन भी आखिर जीत ही लिया। और एक समय तो ऐसा आया कि मेरे सासू जी मेरी फ्रेंड बन गई। हम दोनों एक साथ काम करते थे। उस समय शाम को 6 बजे टीवी में पिक्चर आती थी तो हम फटाफट खाना बना के दोनों साथ में जाके पिक्चर देखते थे। और कितनी बार तो थिएटर में जाकर मैंने और मेरे सासू जी ने बहुत से पिक्चर एक साथ देखी। ससुर जी का तो मैं क्या ही बात करूं, वो तो मेरे पिता से बढ़कर उन्होंने मुझे प्यार और सम्मान दिया। जब कभी मैं पढ़ रही होती थी, बहुत देर तक मैं कुछ लिख रही होती थी, तो एक चाय का कप मेरे सामने ला कर रख देते और मैं कहती, अरे बाबूजी आप ये क्या कर रहे हो? तो बोलते, क्यों, रोज़ तुम पिलाते हो, आज मैं नहीं पिला सकती। तो ऐसा, इस तरह से मैंने बहुधर्म को निभाने की भी कोशिश की और मुझे सक्सेस मिली। तो मैं आज की जनरेशन को भी ये कहना चाहती हूँ कि आप चाहो तो अपने व्यवहार से, अपने काम से सबका मन जीत सकते हो। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी मुसीबतें आएगी, लेकिन आप ये सब भी करना चाहो तो कर सकते हो। खैर, धीरे धीरे मेरा जीवन आगे बढ़ता गया। अब 11th पास में हो गई थी, उसके बाद मुझे आगे पढ़ने की इच्छा थी तो मुझे बीए करना था। तो मेरी रिक्वेस्ट करने पर मुझे 1 साल उन्होंने रेगुलर बीए पढ़ने के लिए उदयपुर भेजा। मैं उदयपुर में रेगुलर कॉलेज ज्वाइन किया। मैं बीए पढ़ रही थी, फर्स्ट ईयर में थी, लेकिन समाज में रहती थी और शादी हो चुकी थी। इसलिए आप मानोगे नहीं, लेकिन मुझे साड़ी पहनकर कॉलेज जाना पड़ता था। कितनी बार तो कोई बड़ा व्यक्ति रास्ते में मिल जाए तो मुझे सर पे पल्लू भी डालना पड़ता था, नहीं तो तरह तरह की बातें होती थी। लेकिन मैंने पूरा 1 साल कंप्लीट किया
दूसरा साल भी मैं वहाँ रेगुलर करना चाहती थी, लेकिन घर की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी, सासू जी की बीमारी आ गई और घर गृहस्थी में परेशानी आ गई, तो मुझे बम्बई वापस आना पड़ा। और तब मैंने प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से बीए सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया और बीए थर्ड ईयर का भी मैंने फॉर्म भरा और एग्ज़ाम देने की तैयारी थी और एक चैलेंज मेरे सामने आया। अब इसको मैं मेरा भाग्य कहूँ या फिर मैं कठिनाई कहूँ, जो भी मांगे, मैं प्रेग्नेंट हुई और मेरा पहला बच्चा होने वाला था। तो परिस्थितियाँ जो थी उसको मुझे सामना करना था। तो मार्च में जब मैं 19 साल की थी तब मेरा बेटा पैदा हुआ। मार्च में 20 मार्च को हुआ और 7 अप्रैल से मेरे एग्ज़ाम थे। सब ने सोचा कि अब तो पॉसिबल ही नहीं है एग्ज़ाम देना, इस साल तो नहीं दे सकती, लेकिन मेरा वो साल व्यर्थ नहीं गंवाना चाहती थी। मुझे लगा कि साल भर तो मैंने पढ़ा है तो मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ। मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि मैं एग्ज़ाम देना चाहती हूँ और सबने मेरी बात मानी भी। और स्पेशली मेरे ससुर जी ने अपने एक मित्र, संस्कृत के विद्वान थे उदयपुर के ही, श्रीमान कालिदास जी पंडित जी को लाए और मुझे उन्होंने 15 दिन तक घर पे आके संस्कृत पढ़ाया। बच्चा छोटा था। मेरी बड़ी दीदी शकुंतला जी ने, जिन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस में कर रखी थी, उन्होंने मुझे पॉलिटिकल साइंस की शिक्षा दी। 15-20 दिनों तक उन्होंने रोज़ मुझे पढ़ाया और इस तरह से उस समय 1.5 महीने के बच्चे को अपनी नानी और मौसियों के भरोसे छोड़कर मैं बीए का एग्ज़ाम देने गई और मैंने बीए फाइनल अच्छे नंबरों से भगवान की दया से पास कर लिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि परिस्थितियाँ हर समय अनुकूल हो ये ज़रूरी नहीं है। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत हो, अगर आपके मन में दृढ़ संकल्प है और आप वो कुछ करना चाहते हो, तो घर का माहौल, परिस्थितियाँ आपके आड़े नहीं आ सकती थी। उस समय में बम्बई में हमारा घर था, मेहमानों का अविरल आना जाना, मेहमान आते ही रहते थे। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी, घर में बीमार सासू जी, छोटा बच्चा और वैष्णव संप्रदाय वाला परिवार, जहाँ पर चूल्हे चौकी में बिना नहाए आप जा नहीं सकते थे। बाहर कोई व्यक्ति आपकी रसोई में आ नहीं सकता था। छोटा बच्चा है, बार बार उसको उठने के लिए आपको बार बार उठ के नहा के खाना बनाना पड़ता था। ये सब परिस्थितियाँ थी जो मेरे के लिए अनुकूल नहीं थी, लेकिन मैंने उसको अनुकूल बनाने की पूरी कोशिश की और मैंने सोचा कि मुझे पढ़ते रहना है, मुझे रुकना नहीं है। आज अगर मैं रुक गई तो शायद मैं कभी ना कर पाऊँगी। और बीए फाइनल के बाद मैंने बम्बई के विश्वविद्यालय में एमए के लिए रेगुलर एडमिशन लिया। मैं 2 साल तक रेगुलर कॉलेज गई और प्रथम श्रेणी में मैंने एमए पास किया। एमए के बाद मैंने बीएड किया। बीएड में मैंने कॉलेज टॉप किया, एसएनडीटी कॉलेज से मैंने बीएड किया था और बीएड टॉप किया। घर गृहस्थी, बच्चे, वो सब साथ साथ चलते रहे। बीएड हो गया, एमए हो गई प्रथम श्रेणी में, घर गृहस्थी भी अच्छी भली चल रही थी। अब एक और चैलेंज मेरे सामने आता है। मुझे आगे और पढ़ना था तो मैंने एमफिल का फॉर्म भर दिया। एमफिल का साल भर रेगुलर कॉलेज किया, रोज़ अप डाउन ट्रेन से करती, जाती आती, साड़ियाँ पहन के ही जाती थी क्योंकि सलवार सूट पहनना तो अलाउ नहीं था। सासू जी बीमार थे, सासू जी को लेके बीच बीच में टाटा हॉस्पिटल जाना पड़ता था, बस में बैठ के जाते थे, सर पे पल्लू ढक के जाना पड़ता था। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। कितनी बार ऐसा होता कि ससुर जी साथ में होते, मैं उनसे बात नहीं करती थी क्योंकि उनसे बोल नहीं पाती थी। तो कितनी बार ऐसा होता कि बस का टिकट वो भी ले लेते और बस का टिकट मैं भी ले लेते। तो धीरे धीरे उन्होंने मुझे कहा कि तुम बातचीत कर सकते हो, तो मैंने उनसे बातचीत करना प्रारंभ किया और उन्होंने ही कहा कि तकलीफ होती है तो तुम अगर चाहो तो आधुनिक पोशाकें पहन सकते हो, मतलब सलवार सूट तुम पहन सकते हो। तो वो पहली स्वतंत्रता मुझे उस समय मिली थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था और उसके लिए मैं बाबूजी, मेरे ससुर जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जब मैंने एमफिल का फॉर्म भर दिया, एमफिल का पूरा साल निकल गया, तो अभी लास्ट एग्ज़ाम बाकी था, डिसर्टेशन सबमिट करना बाकी था। तो एक दूसरा चैलेंज, मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई और मेरी बेटी होने वाली थी और बदकिस्मती से उस समय मेरे सासू जी की डेथ हो गई, उनका स्वर्गवास हो गया।
खैर परिस्थितियों का सामना करते हुए जैसे तैसे मैंने एमफिल कंप्लीट की, डेजर्टेशन भी कंप्लीट किया और सबमिट कर दिया, और इस तरह से मेरी ये पढ़ाई की जर्नी एक तरह से समाप्त हुई। हालांकि कोई इसका अंत नहीं था, मुझे और भी कुछ करना था, पर उस समय के लिए मैंने सोचा कि अभी बस इतना काफ़ी है। मैं कर लिया, एमफिल कर लिया, बीएड कर लिया, गृहस्थी मेरी चल रही थी अच्छे से। एक दिन हमारे घर पे हमारे एक रिश्तेदार आए जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में काम करते थे, मिस्टर LB जोशी। वो आए, उन्होंने देखा मुझे घर गृहस्थी में लगी हुई, बाल बच्चे संभाल रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ, लगी हुई हूँ। उनको चाय पानी नाश्ता बना के भी दिया मैंने, सर पे घूंघट भी लगा हुआ है। बातों बातों में मेरे ससुर जी ने उनको कहा, मेरी बढ़ाई करते हुए, कि ये मेरी बहू है, इसने MA फर्स्ट क्लास किया है, इसने एमफिल किया है, बीएड में कॉलेज टॉप किया है। तो वो आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगे। उन्होंने बोला, क्या बात कर रहे हो, फिर ये जॉब क्यों नहीं कर रही है? तो ससुर जी ने कहा कि नहीं, अब बेचारी पे सब जिम्मेदारी अभी आई हुई पड़ी है, कैसे करें। तो बोले, क्या बात करते हो पंड्या साहब, ये इन सब कामों के लिए तो आप एक सर्वेंट रख सकते हो, ये अच्छा खासा कमाएगी, ये समझोगे जो कमाएगी उसमें से 5-7 हज़ार अगर चला भी गया तो इसकी जो पढ़ाई है, इसकी जो नॉलेज है, वो इसके भी काम आएगी और दूसरों भी काम आएगी। आप बोलिए, मैं आप कहो तो मैं लगवा देता हूँ उसको। ये बात मेरे ससुर जी को और मेरे पति को और मुझे भी जच गई, अच्छा लगा। तो मैंने उनकी गाइडेंस में 1-2 जगह इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन उस समय कॉलेज में हो गया। तो मैं LB जोशी जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं आज ये बात कहना चाहती हूँ कि सिर्फ ये मेरी कहानी है इसलिए नहीं कह रही हूँ, अगर आप डिसाइड कर लो, अगर आप संकल्प ले लो, दृढ़ संकल्प ले लो, तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। दुष्यंत कुमार का एक शेर मुझे इस समय याद आ रहा है कि कौन कहता है कि आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बस उस पत्थर को उछालने की ज़रूरत है, एक कोशिश की शुरुआत करने की ज़रूरत है, तो आपको आपकी सफलताएं, आपके सपने पूरे होने का पूरा अवसर आपको मिलता है। उसके बाद मुझे तो मेरी जो आकांक्षाएं थी, मेरी जो इच्छाएं थी, उनको पंख मिल गए थे, एक तरह से हम कह सकते हैं। और मेरे परिवार ने मुझे खुला आसमान दे दिया था और मैं उड़ने लगी, अपने इच्छा अनुसार उड़ने लगी। मैंने उसके बाद PhD भी की। उसके बाद मैंने 2 किताबें लिखी, एक दुष्यंत कुमार पे किताब लिखी, एक ब्रज भाषा साहित्य पे मैंने किताब लिखी। वो दोनों किताबें मेरी पब्लिश हुई। मैंने बम्बई के ऋतुम्बरा विश्वविद्यालय में 25 साल एज ए हिंदी हेड ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट काम किया। उसके बाद मैं वाइस प्रिंसिपल बनी और अभी 2 साल पहले ही मैं वहाँ से रिटायर्ड हुई हूँ। इस तरह से मैंने अपनी जर्नी को अपनी इच्छा अनुसार जिया है। तो आज की जो लड़कियां हैं, आज की जो जनरेशन है, अक्सर मैंने सुना है कि वो कहती है कि अब तो शादी हो गई, अब क्या करें। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि शादी होना ज़िंदगी का अंत नहीं है। फिर वही बात कहूँगी कि अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखते हैं, अपने संकल्प को पूरा करने की कोशिश करते हैं और परिश्रम करने में पीछे नहीं आप फिरते हैं, तो कोई भी काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कहते हैं कि कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती है। तो कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में कठिनाई नहीं आई हो। आपने देखा कि छोटी मोटी अगर साधारण अगर मैं छोड़ना चाहती तो मैं छोड़ सकती थी, पैसों की कमी नहीं थी, घर गृहस्थी चल रही थी। अगर मैं छोड़ देती अपने सपनों को तो शायद मैं आज वहाँ नहीं होती जहाँ पर आज हूँ। पढ़ने के बाद भी जब जब मुझे जो जो इच्छा हुई मैंने पूरे करने की कोशिश की। जब मेरे पाँव में थोड़ी तकलीफ हो गई तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप स्विमिंग करोगे तो आपका आधा इलाज हो जाएगा। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, और मैंने 50 साल की उम्र में स्विमिंग सीखी और आज मैं अच्छी तरह से स्विम कर सकती हूँ। थोड़ा टाइम बीता, जब गाड़ी आई और गाड़ी चलाने की बात है तो मैंने सोचा तो ड्राइविंग भी सीख सकते हैं, क्यों नहीं सीख सकते। तो मैंने कहा नहीं, मुझे गाड़ी भी सीखनी है। मैंने ड्राइविंग सीखी और गाड़ी लेकर मैं कॉलेज भी जाया करती थी। उसके बाद मुझे लगा कि
सब कुछ हो गया तो जीवन में कुछ ना कुछ कमी लग रही है, तो मुझे लगता था कि इंग्लिश मेरी इतनी पावरफुल नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो मैंने इंग्लिश का क्रैश कोर्स भी किया, मेरे कॉलेज में आया था, और मैंने वहाँ पर भी पहली बार मेरी इंग्लिश में स्पीच दी, जब सबने बहुत सराहा, और मुझे उस दिन अच्छा लगा कि आज मेरी ये तमन्ना भी पूरी हुई है। तो धीरे धीरे करते करते आप जो भी आपके अंदर इच्छाएं हों, ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना। आपको जो अच्छा लगे आप वो करते रहिए। मैं आज भी जब मेरी इच्छा होती है मुझे डांस करना है तो मैं डांस करती हूँ, जब मेरी इच्छा होती है मुझे गाना गाना है तो मैं गाना गाती हूँ। मैं राइटअप लिखती हूँ, करंट टॉपिक पे जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं लिखती हूँ, मैगजीनों में देती हूँ, वो छपता रहता है। और मेरा जीवन क्रम इसी तरह से पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। अब आप सोचते होंगे कि मैंने सब अच्छी अच्छी बातें कही, क्या मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई? प्रॉब्लम तो बहुत आती है, लेकिन मैंने एक सूत्र बना रखा है। आज से करीब 15 साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, द मैजिक, जादू। उस किताब ने मेरे जीवन में जादू किया है। उस किताब का सार अगर मैं कहूँ तो सिर्फ इतना ही है कि आपके जीवन में जो कुछ होता है, जो कुछ घटित होता है, उसके लिए आप धन्यवाद करो और सकारात्मक सोच आप रखिए। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं, जो भी हो रहा है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं, तो आपको उसके रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं। और हमने हमारे जीवन में यही किया है, हम सब ने यही किया है, और इसका रिजल्ट हमें ज़रूर मिल रहा है और मिलता रहा है। आज भी मैं ओशो को सुनती हूँ, उनके प्रवचनों को सुनती हूँ, कुमार विश्वास के प्रवचन को सुनती हूँ, अलग अलग तरह के जो साधु आते हैं, संत आते हैं, उनकी वाणियाँ आती है उनको सुनती हूँ, भजन गाती हूँ। भजन गा के डांस करने की इच्छा होती है तो मैं नृत्य करती हूँ, मैं ध्यान करती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, और वॉक करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, और जितना हो सके अपने आप को फिट रखने की कोशिश करती हूँ। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि आप कोशिश करो। आप बस ये सोचो कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हुआ है, अच्छा हो रहा है, और अच्छा ही होगा। तो आपके जीवन में सब अच्छा होता जाएगा। बस एक मामले में बड़ी भाग्यशाली रही हूँ कि मेरे परिवार ने भी आगे जाके मुझे साथ दिया। मेरे ससुर जी, मेरे पति, मेरे बच्चे हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे हैं। आज भी मेरी बेटी और बेटा हमेशा मुझे नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। मैं भी कोशिश करती रहती हूँ। तो जो कुछ मिला है उसके लिए मैं यही बात कहकर अपनी बात ख़त्म करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद।